राधे राधे दोस्तों। आज सुनाएंगे हम आपको एक राजा और एक जादुई चिड़िया की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा रानी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। राज्य भी उनका काफ़ी बड़ा था, किसी प्रकार की राज्य में कोई कमी नहीं थी। लेकिन महाराज को एक ही चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता के महासागर में राजा डूबता जा रहा था। राजा रानी हर पावन अवसर पर मिलकर गरीबों को भोजन करवाते, वस्त्रों का दान करते, लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में निकल गया। चलते चलते सूरज सिर पे आ गया, लेकिन आज तो राजा को मानो शिकार भी ईद का चांद हो गया था। राजा को कोई भी शिकार नहीं मिला। अचानक राजा के घोड़े की रफ्तार बढ़ी। वह मानो हवा से बातें करने लगा और वह जो राजा के साथ सैनिक आए हुए थे उनको पीछे छोड़ता हुआ राजा को भयानक जंगल की तरफ ले गया। राजा जंगल में भटक गया और प्यास से तो राजा का दम निकला जा रहा था। वह उस भयानक जंगल से निकलने का रास्ता खोजने लगा, परंतु राजा को रास्ता नहीं मिला। राजा अपने घोड़े से उतरकर एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया और वहीं उसकी गाढ़ी छाया में उसकी आंख लग गई। वह गहरी नींद में डूब गया। नींद में सोते हुए राजा ने सपना देखा। सपने में राजा देखता है कि उसके महल में प्यारी सी परी की किलकारियां गूंज रही हैं। राजा हड़बड़ाकर उठा और अपने आसपास के जंगल को देखकर निराश हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आम के पेड़ पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया यह सब ध्यान से देख रही थी। वह राजा के दुख और दुविधा को समझ गई। वह छोटी सी चिड़िया राजा के पास आई और राजा से कहने लगी, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। राजा इस पर चिड़िया को इंसानों की आवाज़ में बातें करते हुए देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने अपनी से जो फटाफट से खड़ा हो गया, लेटा हुआ था। छोटी सी चिड़िया ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, डरो मत महाराज, मैं आपकी सेवा में हूँ, मैं आपके दुख को भी जानती हूँ। छोटी चिड़िया ने राजा को एक आम का फल देते हुए कहा, महाराज ये फल आप रानी को दे देना, परंतु ध्यान रहे कि फल को कोई और ना छुए। और चिड़िया इतना कहकर अदृश्य हो गई। फल को हाथ में लेते ही राजा जैसे अपनी थकान भूल गया। वह फिर से घोड़े पर सवार हुआ और थोड़ी ही दूर जाने पर राजा अपने आप ही सही रास्ते पर चल पड़ा। राजा के चेहरे पर आज एक अलग ही मुस्कान थी। वह बहुत खुश था। राजा अपने राज्य की सीमा के पास पहुंच गया और राज्य में प्रवेश कर अपने महल में गया। महल में रानी राजा का इंतजार कर रही थी। वह इसी चिंता में डूबी हुई थी कि आखिर महाराज अब तक शिकार करके क्यों नहीं लौटे, क्योंकि रानी को महल में आकर सैनिकों ने सब बता दिया था कि राजा उनसे बिछड़ गए हैं। वह सोच रही थी कि कहीं महाराज किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। तभी अचानक एक दासी भागती हुई आई और कहने लगी, महारानी प्रणाम प्रणाम महारानी जी, महाराज महल में पधार रहे हैं। रानी सुनते ही बड़ी खुश हो उठी। रानी भागते हुए अपने कक्ष के बाहर आई और राजा के चेहरे पर आज वो खुशी जो देखकर रानी बड़ी खुश हो रही थी और हैरान भी हो रही थी। रानी ने राजा से पूछा, महाराज कहाँ थे आप? राजा ने कहा, धीरज रखो रानी, बताता हूँ। आज के बाद महल में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। रानी कहने लगी, महाराज मैं कुछ समझी नहीं। राजा हंसते हुए रानी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, रानी कहने लगी, क्या सोच रहे हो महाराज, कुछ तो बताओ ना। राजा कहने लगा, बताता हूँ। और कहते हुए राजा जंगल में घटी हुई सारी घटना रानी को बताता है और रानी को वह आम का फल देते हुए कहता है, रानी आप इसे खा लेना, परंतु ध्यान रहे इस फल को कोई और छू ना पाए। राजा के कहे अनुसार रानी फल को खा लेती है। रानी के फल खाने के ठीक 10 दिन बाद
रानी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रानी को चक्कर और उल्टियाँ आने लगी। अब राजा घबरा गया, कहीं उस फल में कुछ और तो नहीं था। राजा दासी को आदेश देता है, दासी जाओ तुरंत धाय माँ को बुला कर लाओ। कुछ ही क्षण पश्चात दासी धाय माँ को लेकर आती है और रानी के कक्ष में चली जाती है। राजा कक्ष के बाहर चक्कर लगाता रहता है और सोचता है, उस चिड़िया ने कहीं मुझसे छल तो नहीं किया। अगर रानी को कुछ हो गया तो यही सोच सोचकर राजा परेशान था। तभी धाय माँ बाहर आती है और राजा से कहती है, महाराज बधाई हो महाराज, महल में नन्हे कदमों का आगमन होने वाला है और वो भी जल्दी ही। ये महल किलकारियों से गूंज उठेगा। यह सुनते ही राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो सातवें आसमान पर था राजा। राजा ने पूरे राज्य में मिठाई बंटवाई। इस खुशी के अवसर पर राजा ने महल में सभी दास दासियों को विशेष भोजन समारोह का आयोजन कराया। गरीबों को अनाज, वस्त्र और धन का दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। राजा आज बहुत खुश था। इतना खुश तो वो कभी राज्य जीतने पर भी नहीं हुआ। परंतु राजा को एक बात का बड़ा अफसोस था कि वो खास नन्ही सी चिड़िया भी यहाँ होती तो मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता और तहे दिल से उस चिड़िया का शुक्रिया अदा करता। राजा अब रानी का पूरा ख्याल रखता। रानी की सुरक्षा का उचित प्रबंध किया था राजा ने। राजा का भोजन महामंत्री के निरीक्षण में बनता। रानी को भोजन देने से पहले राजा खुद उसकी जांच करता। जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजा रानी का इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। रानी का 7वां महीना था। रानी ने आज बच्चे की हलचल महसूस की और बहुत खुश थी। राजा रानी रोज मिलकर सोचते, अगर राजकुमार हुआ तो ये नाम रखेंगे, अगर राजकुमारी हुई तो ये नाम रखेंगे। राजा घंटों रानी के पास बैठा रहता और उस हलचल को महसूस करता और ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। आज सुबह सुबह लगभग प्रातः सुबह का समय था। राजा ने अचानक रानी की चीख सुनी। एक दासी राजा से आकर कहती है, महाराज, महारानी को बहुत दर्द हो रहा है, वह दर्द से पीड़ित है और छटपटा रही है। राजा ने दासी से कहा कि तुरंत धाय माँ को बुला कर लाओ और राजा रानी जो राजा था रानी के कक्ष की तरफ बढ़ गया। दासी जो तुरंत धाय माँ को लेकर रानी के कक्ष में आ गई। राजा के लिए आज ठीक वही दिन था जिस दिन रानी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। राजा उस दिन की तरह कक्ष के सामने आगे पीछे चक्कर काट रहा था। उसका हृदय तो मानो रेलगाड़ी के इंजन की तरह धक धक धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा बीता। राजा की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तभी रानी के कक्ष से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। धाय माँ कक्ष से बाहर आई और राजा को बधाई देते हुए कहने लगी, बधाई हो महाराज, महल में नन्ही परी आई है। लक्ष्मी के कदमों से यह महल पावन हो गया है। राजा खुशी से गदगद हो गया। उसने अपना गले में पहना हुआ कीमती हार उतार कर धाय माँ को दे दिया। वर्षों बाद ईश्वर ने राजा रानी की सुनी है। आज महल मानो खुशी से चहक उठा। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। राजा मन ही मन उस छोटी चिड़िया का शुक्रिया अदा कर रहा था। राजा रानी के कक्ष में गया और रानी को बधाई दी। राजा ने अपनी राजकुमारी को हाथों में लिया और उसके माथे को चूम लिया। आम्रपाली, अचानक राजा के मुंह से यह शब्द निकला, आम्रपाली है मेरी राजकुमारी का नाम। राजकुमारी मानो हूर की परी थी। उसकी उस निश्चल मनमोहक मुस्कान से मोहित हुए कोई बच नहीं सकता था। उसके नन्हे हाथ मानो सबको अपनी ओर खींचते हुए से प्रतीत होते थे। राजकुमारी के चेहरे पर एक अलग सी आभा थी। यह दृश्य रानी के कक्ष की खिड़की पर बैठी हुई वह छोटी सी चिड़िया बड़े ध्यान से देख रही थी और राजा को खुश होते देख वह भी खुश हो गई। अब वह छोटी चिड़िया हमेशा उसी खिड़की से रोज राजकुमारी आम्रपाली को देखा करती। क्योंकि आम के खाने से रानी को गर्व हुआ था, इसलिए राजा ने अपनी कन्या का नाम आम्रपाली रखा था। वह राजकुमारी का बड़ा ख्याल रखती। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चिड़िया और राजकुमारी में दोस्ती बढ़ती गई।
चिड़िया राजकुमारी को रोज एक राजकुमार की कहानी सुनाया करती थी। बचपन से सुनते आई उस कहानी के राजकुमार से राजकुमारी मन ही मन प्रेम करने लगी। उस रोज उस कहानी को सुने बिना नहीं रह पाती थी। उसे रोज उस कहानी को सुनना चाहती थी, उसके बिना वह नहीं रह पाती थी। राजकुमारी छोटी चिड़िया को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, अपनी हर भावनाएं चिड़िया को बताती थी, परंतु राजकुमार से प्रेम वाली बात वह चाहकर भी नहीं बता पाई। राजकुमारी आम्रपाली दिन ब दिन राजकुमार के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी थी। वह अब तो ख्वाबों में भी उस अनजान राजकुमार को देखने लगी। अब राजकुमारी उस राजकुमार की वृह अग्नि में जलने लगी। ख्यालों में भी राजकुमारी उस अनजान राजकुमार की ही छवि को देखती। मन उसका इतना विरक्त हो गया कि प्राणों की भी उसे सुध-बुध ना रही। वह मानो बिन पानी के मछली हो गई। वह मछली की तरह तड़पने लगी। राजा राजकुमारी की इस दशा से अत्यंत दुखी हो गया था। उसने महल में शांति होम करवाए, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलवाया, परंतु कोई भी राजकुमारी की इस दशा के कारण का पता नहीं लगा पाया। राजा की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। राजा मन ही मन सोचता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ईश्वर ने औलाद दी, परंतु मेरी परी राजकुमारी आम्रपाली की खुशियों को ग्रहण लगा दिया। हे ईश्वर, क्या तेरा यही न्याय है? छोटी चिड़िया राजा की इस दशा को देखकर बहुत दुखी हो जाती। छोटी चिड़िया को तो राजकुमारी आम्रपाली की इस दशा का पता था, क्योंकि वही तो राजकुमार को राजकुमारी के सपने में लाने के लिए मजबूर करती थी। छोटी चिड़िया पिछले जन्म में उस राजकुमार के राज्य का एक ज्योतिष थी, जिसने झूठ बोलकर दो प्रेमियों को अलग कर दिया था। अलग होने वाले प्रेमियों में राजकुमार वहाँ के राजा सावंत सिंह का पुत्र था और राजकुमारी आम्रपाली राजा के सेनापति की पुत्री थी। राजकुमारी आम्रपाली का पिछले जन्म में नाम था लतिका। वह अपने नाम के अनुरूप ही सुंदर, सुशील और उसके लंबे लंबे काले काले बाल थे। उसका प्रभाव मनमोहक चेहरा बहुत ही सुंदर थी। उसकी हिरनी सी चाल हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। उसकी जो खूबसूरती मानो इतनी थी कि वह मानो कोई हूर की परी हो। राजकुमारी वहीं अपने पिता सेनापति दिलीप शाह के साथ महल में रहती थी, जिससे लतिका को शस्त्र ज्ञान का भी जो ज्ञान था। वह हर काम में निपुण थी। हर कार्य को दक्षता से करने के कारण राजकुमार का दिल लतिका पर आ गया। यह उसे ही अपनी किस्मत समझता था। राजकुमार के मस्तिष्क का तेज लतिका के हृदय पर चल गया। दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन अपना भाग्य मान चुके थे। राजकुमारी की चाहत इतनी थी कि वह रोज लतिका के लिए प्रार्थना करता और कहता, हे ईश्वर, मुझे लतिका की ही चाहत बनाना। लतिका और राजकुमार का वैवाहिक संबंध जो है मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह किसी राजघराने से नहीं थी। लतिका को हमेशा यह डर रहता कि वह राजकुमार की कभी हो पाएगी या नहीं। जिसका डर था असल में वही हुआ। राजकुमार के लिए राजा ने राजकुमारी मोहिनी के रिश्ते के लिए प्रस्ताव रखा, परंतु राजकुमार रिश्ते के लिए राजी नहीं था, क्योंकि राजकुमार ने राजा को अपने और लतिका के रिश्ते के बारे में बता दिया। राजा को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि राजकुमार ने भी कि किसी राजकुमार जो किसी सेनापति की लड़की के साथ विवाह करे। राजकुमार ने भी मरने की कसम जो खाई थी, वह किसी दूसरे रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं होता। राजा का मन जो बहुत ही बेचैन था। उसने मन ही मन बहुत सोचा और बहुत सोचकर राजा ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। प्रेम में डूबे राजकुमार को मानो समंदर मिल गया। राजा ने ज्योतिष को बुलाया और उसने कुंडलियों को ठीक उसी तरह बेमिलान किया जिस तरह राजा ने कहा था। ज्योतिष राजकुमार और कुमारी लतिका की कुंडली को देखते ही कहने लगा, असंभव, यह विवाह तो संभव ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो राज्य का विनाश हो जाएगा। कुमारी लतिका को काल दोष है। अगर उसका विवाह राजकुमार यक्षेश से हुआ तो राज्य में प्रलय आ जाएगी।
माँ भवानी का प्रकोप इस राज्य को अंधेरे में घेर लेगा। राजकुमार ने हकलाते हुए कहा, ये क्या बोल रहे हो पंडित जी? कुंडलियों को देखकर बताओ, अपने मन की कहानियाँ मत बताओ। ज्योतिष कहने लगा, क्षमा करें राजकुमार, परंतु मैं नहीं कह रहा, ये कुंडलियाँ बोल रही हैं, जिनको मैं झुठला नहीं सकता हूँ। राजा मन ही मन बहुत खुश था कि पंडित जी एक बार और देख लीजिए। राजा ने दिखावा करते हुए कहा। ज्योतिषी जी ने कहा, कुंडलियों की तरफ फिर से नज़र घुमाई और थोड़ा देखने का नाटक करते हुए कहने लगा, क्षमा करें महाराज, परंतु यह वैवाहिक संबंध संभव नहीं है। राजकुमार यक्षेश को तो सुनते ही मानो उसके तो प्राण निकल गए। वह उठकर अपने कक्ष में चला गया। राजा और ज्योतिष दोनों उठे। राजा ने ज्योतिष का धन्यवाद दिया और उसकी दक्षिणा दे दी। दक्षिणा लेते हुए ज्योतिषी मन ही मन बहुत दुखी हुआ कि मैं तो संबंधों को जोड़ता हूँ और आज मैंने यह क्या किया। परंतु क्या करता, राजा का आदेश था। अगर राजा का आदेश नहीं मानता तो राजा उसे दंड देता। राजा बहुत खुश था। वह राजकुमार के कक्ष में जा गया और राजकुमार के पास बैठ गया। राजकुमार के कंधे पर हाथ रखते हुए राजा ने कहा, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता रा बेटा। राजकुमार रोते हुए कहने लगा, पिताजी, भाग्य को जुदाई ही करना था तो मिलाया ही क्यों? नहीं रह सकता मैं लतिका के बिना। राजा सब कुछ जानते हुए भी कहने लगा, आप कुमारी लतिका से विवाह करना चाहते हो तो ठीक है, होने दो विनाश, प्रजा को डूब जाने दो, प्रलय आ जाने दो, राज्य को तबाह हो जाने दो। परंतु आने वाले समय में लोग कहेंगे कि एक राजकुमार ने अपने प्रेम की खातिर प्रजा और राज्य को भवानी के प्रकोप में डाल दिया। राजकुमार को सोचते हुए कहा, मैं लतिका से एक बार मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकलता है और लतिका से मिलने के लिए चल दिया। चूँकि लतिका महल में ही रहती थी, परंतु राजकुमार से प्रेम करने की सज़ा में राजा ने उसे अपने घर भेज दिया था। राजकुमार राजकुमारी लतिका के घर पहुंच गया और लतिका राजकुमार यक्षेश को देखकर बहुत खुश हुई। परंतु ये क्या, राजकुमार के चेहरे का तेज आज कहीं गायब था। क्या ये आंखें जो सूजी हुई थीं, क्या रात भर राजकुमार सोया नहीं? अगर उनका मन इतना भारी है तो क्या हुआ? हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर मैं राजकुमार से पूछूंगी। राजकुमार, अभी कुछ ना पूछो लतिका, तुम बस मेरे साथ चलो, राजकुमार ने लतिका से कहा। लतिका ने कहा, क्या हुआ, कुछ तो बताइए राजकुमार। राजकुमार कहने लगा, सब कुछ समाप्त हो गया। आज आखिरी बार तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो। लतिका कहने लगी, राजकुमार, ऐसा क्या हो गया है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? राजकुमार ने कहा, लतिका, सब बता दूंगा, तुम बस मेरे साथ चलो। लतिका ने कहा, परंतु कहाँ? राजकुमार ने कहा, जहाँ तुम और मैं रहूं और कोई नहीं। लतिका कहने लगी, परंतु ऐसी जगह कहाँ? पर चलिए ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लतिका और राजकुमार घोड़े पर सवार होकर राज्य के बाहर बहती हुई नदी के किनारे चल दिए। दोनों घोड़े से उतरकर नदी के किनारे बैठ गए। कुमारी लतिका कहती है, अब बताइए राजकुमार, क्या हुआ है? राजकुमार कहता है, थाम लो मुझे अपनी बाहों में, समेट लो अपनी सांसों में, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, हमेशा के लिए छुपा लो इन आँखों में। लतिका रोम रोम और रग रग में बस तुम्हारा ही नाम छुपा है। क्यों ज़रूरत आन पड़ी इन शब्दों की? बताइए राजकुमार, क्या हुआ है? राजकुमार कहने लगा कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही होकर मरना चाहता हूँ। लतिका कहने लगी, क्यों, आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपने महाराज से बात की क्या? राजकुमार कहने लगा, डर है तुम जल्दी ही मुझसे दूर ना चली जाओ, कभी फिर पास भी ना आ पाओ। कैसे बताऊं लतिका, कहीं तुम टूट ना जाओ। लतिका का दिल बैठा जा रहा था।
कुछ तो बता दीजिए, वरना ऐसे ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजकुमार कहने लगा, चुप रहो तुम। राजकुमार से अब रहा ना गया। वह लतिका का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, लतिका, आज ज्योतिषी जी आए और हमारी कुंडली मिलाने के लिए। लतिका ने कहा, फिर क्या कहा उन्होंने? राजकुमार कहने लगे, कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लतिका, हृदय पर हाथ रखो और सब मुझे बता दो। राजकुमार लतिका के चेहरे को देखते हुए कहने लगा, कुंडलियों का उसने जो है मेल नहीं बताया, अनमेल बताया है। कहते हुए राजकुमार ने सारी बात बता दी। ये सब सुनकर लतिका सुन्न पड़ गई। वह राजकुमार से दूर हट गई। लतिका कहने लगी, नहीं, मैं राज्य के विनाश का कारण नहीं बन सकती हूँ। आपका और मेरा मेल नहीं हो सकता। मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। आप एक राज्य के रक्षक हों, मेरी वजह से आप पे राज्य के विनाश का दाग लगे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं। राजकुमार कहने लगा, शांत हो जाओ लतिका, बस इसी बात का तो मुझे डर था। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। कहते हुए राजकुमार यक्षेश रो पड़े। ना चाहते हुए भी लतिका राजकुमार की ओर खिंच जाती है, राजकुमार को गले लगा लेती है। बस दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खो जाना चाहते थे, परंतु दोनों ने एक दूसरे को बड़ी मुश्किल से अलग किया। वो लगभग दोपहर का समय था। लतिका, यक्षेश, अब हमें घर चलना चाहिए। जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, वरना अम्बे माँ दूसरा जन्म जरूर देगी। राजकुमार बस उसको देखे जा रहा था, वह कुछ नहीं बोला। लतिका के चले जाने के बाद राजकुमार भी महल में चला आया, अपना मायूस सा चेहरा लेकर। उस राजकुमार को नींद नहीं आई, एक अजीब सी बेचैनी थी। बहुत बुरे बुरे ख्याल उसके दिल को झकझोर रहे थे। अगली सुबह लगभग 8 बजे का समय था। राजकुमार अपने कक्ष में बैठा लतिका के बारे में सोच रहा था। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और राजकुमार, जो कि लतिका के ख्यालों में खोया हुआ था, सैनिक ने आकर राजकुमार से कहा, राजकुमार जी, अनर्थ हो गया। कुमारी लतिका ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यह सुनते ही राजकुमार के रोंगटे खड़े हो गए कि यह क्या बकवास कर रहे हो? सोच समझकर बोलो सैनिक, तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं है क्या? सैनिक बोला, क्षमा करें राजकुमार, परंतु मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। राजकुमार धड़ाम से धरती पर गिर गया। उसे होश ही नहीं रहा कि वह कब बेहोश हो गया। सैनिक दौड़कर राजा और रानी को बुलाकर लाया। राजकुमार बेहोशी की हालत में भी लतिका का ही नाम ले रहा था। तुरंत राजवैद्य को बुलाया गया। राजा सैनिक को भला बुरा सुनाते हैं कि तुम्हें किसने कहा था राजकुमार को ये सब बात बताने के लिए? सैनिक कुछ नहीं बोला, बस गर्दन झुकाए खड़ा रहा था। वैद्य महाराज से कहने लगे, महाराज, राजकुमार को गहरा सदमा लगा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब होश आएगा। राजा और रानी बोले, शुभ शुभ बोलो वैद्य जी। वैद्य कहने लगे, डरने की कोई बात नहीं है, अब आप बस इनका ख्याल रखिए। राजा कहने लगे, ये लड़की तो मरने के बाद भी मेरे घर का पीछा नहीं छोड़ रही। अपशगुनी है ये लड़की, इसके रहते कभी राज्य का विस्तार नहीं हो पाया और अब चली गई है तो राजकुमार की ये हालत है। राजकुमारी की किस्मत देखो, मरने के बाद भी बेचारी को ताने सुनने पड़ रहे हैं। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे, ऐसे ही पूरा दिन पूरी रात बीत गई। अगली सुबह आ गई। लतिका राजकुमार के कक्ष से चीखने की आवाज़ें आती हैं। राजा रानी दौड़कर राजकुमार के कक्ष में गए। राजकुमार को होश आया देखकर दोनों खुश हो जाते हैं, परंतु राजकुमार लतिका के नाम के अलावा कुछ और ही नहीं बोल रहा था। राजकुमार अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और लतिका के घर जाने की जिद करने लगा। राजा कहने लगा, शांत हो जाइए राजकुमार, जिसको जाना था वो चला गया। राजकुमार ने राजा की एक नहीं सुनी और घोड़े पर बैठकर कुमारी लतिका के घर की ओर चल दिया। लतिका के घर पर मातम छाया हुआ था। सब एकदम शांत बैठे हुए थे। सबकी आंखें मानो लतिका का इंतजार कर रही थीं, परंतु नमी के कारण कुछ देख नहीं पा रही थी। राजकुमार घोड़े से उतरकर लतिका की तस्वीर के सामने बैठ गया और पूछने लगा
क्यों लतिका, तुमने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी? फिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे यूँ अकेला क्यों छोड़ दिया? और राजकुमार जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। सेनापति दिलीप शाह से यह देखा नहीं गया। वह राजकुमार के पास जाकर उन्हें संभालने लगे। राजकुमार लतिका के घर से वापस महल लौट जाता है और अपने कक्ष की तरफ बढ़ते हुए राजकुमार ने कुछ सुना, और वह सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। राजकुमार राजा और रानी को बातें करते हुए सुनता है। रानी कहती है, महाराज, आपके पुत्र की इस हालत का आप खुद जिम्मेदार हैं। क्यों आपने ज्योतिषी जी से झूठ बोलने के लिए कहा? आप ना ही तो उनसे झूठ बुलवाते और न ही राजकुमार की यह हालत होती। राजा रानी की यह बात सुनकर राजकुमार दंग रह गया। उसकी रूह कांप उठी कि मेरे अपनों ने मेरे साथ छल किया है। वह तुरंत वहाँ से चल दिया और घोड़े पर सवार होकर माँ अम्बे के मंदिर में चला गया। वहाँ जाकर राजकुमार जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। इन सब के लिए वह माँ से शिकायत करने लगा और विनती करने लगा कि हे माँ, मेरी लतिका मुझे वापस लौटा दो। मेरे अपनों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। राजकुमार को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के अलावा अब कुछ और नहीं सूझ रहा था। वह माता के मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर चला गया और आखिरी बार लतिका को याद करके पहाड़ी से नीचे कूद गया। खामोशी की लहर महल में से आने वाली थी। राजकुमार को महल में आए न देखकर राजा ने सैनिकों से पूछा, तो एक सैनिक कहता है, महाराज, राजकुमार महल में तो आ गए थे परंतु वापस चले गए, बहुत गुस्से में थे। राजा ने सैनिक को पूरे राज्य में राजकुमार की तलाश के लिए भेज दिया। राजकुमार यक्षेश कहीं नहीं मिले। अचानक एक सैनिक को राजकुमार का घोड़ा दिखाई दिया। सभी सैनिक घोड़े के पास चले गए। सैनिक घोड़े के पैरों में लगी काली मिट्टी को देखकर समझ गए कि ये तो माँ भवानी के मंदिर की तरफ से आया है। सैनिक मंदिर की तरफ चल देते हैं और वे चारों राजकुमार 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 आवाज़ लगाते हैं, परंतु राजकुमार कहीं नज़र नहीं आता। एक सैनिक को राजकुमार की एक जूती दिखाई देती है। सभी घबरा जाते हैं। वे तुरंत पहाड़ी से उतरकर नीचे जंगल में चले जाते हैं। इधर उधर देखने पर कुछ पता नहीं चलता, लेकिन सैनिक अब आशा छोड़ देते हैं कि पता नहीं राजकुमार मिल पाएंगे या नहीं। फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी। चलते 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 सैनिकों को जो दिखता है, उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। सब जगह एक स्तंभ बनकर खड़े हो गए। सामने राजकुमार का मृत शरीर पड़ा हुआ था। वह सभी मानो कि वे सब एकदम से बुत बन गए हों, और राजकुमार के मृत शरीर को देखकर उनमें जो है जैसे कि एकदम से पुतला बन गए हों, उनमें जान ही ना रही हो। वह अभी मानो लतिका की चाह रखे हुए हों। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें, कैसे राजा का सामना करेंगे। हिम्मत करके सैनिक राजकुमार के मृत शरीर को उठाकर ले जाते हैं। जैसे ही राज्य में घुसते हैं, राज्य में सन्नाटा सा छा जाता है। सभी ओर खामोशी छा गई। जब महल में पहुंचे तो राजा राजकुमार को देखकर सुन्न पड़ जाता है। वो तो यही सोचकर गिर जाता है कि यह मैंने क्या कर दिया। रानी का हाल भी तो तड़पते हुए पंछी से भी बुरा था। पूरा महल चीख पुकार कर रहा था, चीखे मार मार कर रो रहा था। राजा ने अपने हाथों अपने बेटे की जान ले ली। इन सब का जिम्मेदार ज्योतिषी अभी किसी काम से बाहर गया था। इसके 2-3 दिन बाद जब वो लौटता है तो राज्य में तो मातम के समंदर में डूबे हुए देखकर सोच में पड़ जाता है। जैसे ही ज्योतिषी घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वह राज्य शोक में क्यों डूबा हुआ है। उसी दिन से भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे अगले जन्म में इन दोनों को मिलाने वाला बना देना, आपका आभार होगा। मुझसे जो गलती हुई है उसकी सज़ा मुझे देना। और वो ज्योतिषी था, बहुत से लोगों का उसने भला भी किया, परंतु ईश्वर ने उसकी सुन ली कि वो एक छोटी सी चिड़िया बनकर उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा था। चिड़िया अब सोचती है कि इन दोनों को मिलाया कैसे जाए। इस बार उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया जिससे उन दोनों के मिलने के अवसर अधिक हो जाएंगे। अब आगे चिड़िया के मन में क्या विचार किया
वह कैसे राजकुमार। अब वह छोटी सी चिड़िया उन दोनों को मिलाने के लिए तरकीब सोचती रहती है, कोशिश करती है कि इन दोनों को जल्द से जल्द मिला दूं। जैसा कि चिड़िया के पास दिव्य शक्ति है और उसी दिव्य शक्ति से चिड़िया राजा के मन में शिकार पर जाने का इरादा कर देती है। राजा शिकार पर चल पड़ता है। इस बार राजा शिकार पर अकेले गया था और उस दिन राजा शिकार करते हुए राज्य की सीमा से बाहर चला जाता है और एक अन्य राज्य के जंगल में निकल पड़ता है। राजा को पता ही नहीं चल पाता था कि वह बहुत आगे निकल आया है। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उस जंगल में कुछ अजीब से वृक्ष आने लगे जो उसके राज्य में नहीं थे। तब राजा को एहसास हुआ कि वह अपने राज्य की सीमा को छोड़ आया है। राजा रास्ता भटक गया और वह इधर उधर भटक ही रहा था और उसने जो चलते चलते उसे एक भटका हुआ इंसान कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, यह उसने सुन रखा था। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है। राजा उसी राजकुमार के राज्य के जंगल में था जिससे राजकुमारी आम्रपाली प्रेम करती थी। राजकुमार बिल्कुल बेखबर था कि वो किस जंगल में है, लेकिन उसे एक बात याद थी कि पिछली बार जब शिकार पर भटके थे तब भी अच्छा ही हुआ था और इस बार भी कुछ अच्छा ही होगा। इस बार बिल्कुल भी वह हताश नहीं था, बस आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अचानक वो रुक गया। उसके सामने कुछ सैनिक खड़े हुए थे। उनको देखकर राजा रुका और सैनिकों ने राजा को शाही लिबास में देखकर पहचान लिया कि यह किसी राज्य के राजा लगते हैं। परंतु फिर उन्हें लगा कि यह कोई बहरूपिया भी हो सकता है, तो वो राजा के साथ सख्ती का व्यवहार करते हैं। राजा को घोड़े से उतार देते हैं और पूछते हैं, बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही राजा बोलने की कोशिश करता है उनका दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है। राजा उनके सामने कुछ नहीं बोल पाता, यह सोचकर कि चलो भटके हुए जंगल से निकल जाया। वह सैनिकों के साथ चल देता है। राजा सैनिकों को इतना तर्क देखकर खुश होता है। सैनिक राजा के महल में उस राज्य के राजा के पास ले जाते हैं। राजा शाही लिबास में खड़े शख्स को देखकर अचरज में पड़ जाता है कि ये कौन है जिसे ये लोग पकड़ कर लाए हैं। वहाँ का राजा कुछ पूछता है। उससे पहले ही बंदी बना राजा अपने गुप्त कोड राजा को बता देता है। तो राजा समझ जाता है कि यह कोई बहरूपिया नहीं है, राजा है। अब राजा गुस्से में सैनिकों को कहता है कि छोड़ दो इनको और माफ़ी मांगो। दूसरा राजा, ये दूसरे राजा है, दूसरे राज्य के राजा हैं। नहीं, ये तो एक सैनिक का कर्तव्य था, राजा कहने लगा। इन्होंने तो राज्य की सुरक्षा को देखते हुए सही किया। सभी सैनिक माफ़ कीजिएगा महाराज, हम आपको पहचान नहीं पाए। सब सैनिक माफ़ी मांगने लगे और वहाँ से चल देते हैं। दोनों राजा बैठकर बातें करते हैं। उस राज्य का राजा जो कहता है कि हे राजन, आप हमारे अतिथि हैं, कुछ दिन यहाँ ठहरिए और हमारे राज्य की सैर कीजिए। बहुत आग्रह करने पर राजा मान जाता है और उसके महल में जो अपने महल में फरमान भिजवा देता है कि वह कुछ दिनों के लिए हम महाराज हमारे राज्य में का अतिथि हैं। यह खबर उसके महल में पहुंच जाती है। राजा को राज्य की सैर कराने का जिम्मा वहाँ के राजकुमार अभिभूत पर था। राजकुमार राजा को रोज राज्य की अलग अलग जगहों पर ले जाता और उस जगह के बारे में बताता। राजा राजकुमार से बहुत प्रसन्न हो गया। उसे अपनी राजकुमारी के लिए एक योग्य वर के रूप में देखने लगा। अब जाने का समय था। राजा उस राज्य के राजा से राजकुमारी के रिश्ते की बात नहीं कर पाया। जाते जाते राजा ने कहा कि मैं राजकुमार अभिभूत को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उस राज्य के राजा ने कहा ठीक है। दोनों ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया और राजा अपने राज्य के लिए चल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई और महल में पहुँचते पहुँचते तो रात हो गई। तब तक राजकुमारी आम्रपाली सो गई, तो उसे पता ही नहीं चला कि राजा के साथ महल में कौन आया है। राजकुमारी जब सुबह उठी तो दासी से पूछती है कि पिताजी आ गए क्या। तो दासी बोलती है हाँ राजकुमारी आ गए और एक सुंदर राजकुमार भी साथ में आया है। राजकुमार? कौन राजकुमार? अब राजकुमारी घबरा जाती है कि कहीं पिताजी उसे मेरे रिश्ते के लिए तो नहीं लेकर आए, किसी और से मैं विवाह नहीं करूँगी।
और ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसके सपनों का ही राजकुमार था। राजकुमारी उठती है और शीघ्र ही राजा के कक्ष में चली जाती है। राजा राजकुमारी को देखकर खुश होता है और पूछता है, कैसी है मेरी प्यारी राजकुमारी। राजकुमारी कहती है, हम ठीक हैं, परंतु आप इतने दिन कहाँ थे। राजा ने कहा कि मैंने फरमान तो भिजवाया था। राजकुमारी हंसकर कहती है और साथ में आप राजकुमारी हंस देती है और साथ में राजा दोनों हंसने लगते हैं। राजा कहता है, रुको देखो हम किसे लाए हैं। राजकुमारी मन ही मन पता नहीं किस छुछुंदर को उठा लाए हैं पिताजी। राजा कहता, राजकुमार अभिभूत यहाँ आइए। अभिभूत कहता है, जी महाराज। राजा कहता है, इनसे मिलिए, यह है हमारी पुत्री आम्रपाली। राजकुमार अभिभूत को देखते ही राजकुमारी के मुंह से निकलता है, आप। यह सुनते ही राजा राजकुमार के दिमाग में हजारों सवाल खड़े हो गए। अब तो राजकुमारी फंस गई। राजा ने कहा, आप राजकुमार अभिभूत को कैसे जानती हो। राजकुमारी कहने लगी, पिताजी वो। राजा ने फिर कहा, राजकुमारी तुम राजकुमार अभिभूत को कैसे जानती हो। तो अब तो राजकुमारी बड़ी सोच में पड़ गई कि अब क्या कहूँ पिताजी से। वो थोड़े समय चुप रही। राजा ने फिर पूछा, बताइए आम्रपाली, आप राजकुमार अभिभूत को कैसे जानती हो। आम्रपाली कहने लगी, पिताजी वो। राजा कहने लगे, हाँ हाँ बताइए। आम्रपाली कहने लगी, मेरी सहेली है ना मधुमती, वो इनको जानती है, एक बार मिले थे हम पहले भी। राजा राजकुमार से पूछते हैं, आप पहले मिल चुके हैं। राजकुमार को सोचते हुए, मैं तो किसी मधुमती को नहीं जानता, और राजकुमारी झूठ क्यों बोल रही है। राजा कहने लगा, ये बताइए राजकुमार। राजकुमार ने, हाँ मैं पहले मिल चुका हूँ। राजा, क्योंकि अब तो उनकी बात बनानी थी। राजकुमार को भी राजकुमारी की वजह से झूठ बोलना पड़ा। फिर राजा कहते हैं, चलो ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि राजकुमारी को अनजान लोग पसंद नहीं हैं। और तीनों मुस्कुरा दिए। राजा ने राजकुमारी से कहा कि सैनिकों को बोल दो कि राजकुमार के कक्ष में सभी सुविधाएं की जाएं और राजकुमार को राज्य की सैर कराई जाए। राजकुमारी कहने लगी, जी पिताजी, राज्य की सैर का जिम्मा हमारा होगा। राजा कहने लगे, ठीक है, और सब अपने अपने कक्ष में चले गए। कुछ समय बाद राजकुमार के कक्ष में गई और उन्हें बुलाने के लिए तो राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा कि आपने हमारे झूठ का साथ क्यों दिया। तो राजकुमार कहने लगा, आपने भी तो झूठ बोला था ना। राजकुमारी कहने लगी, हाँ, परंतु आपने साथ क्यों दिया हमारे झूठ का, बताइए। राजकुमार कहने लगा, ताकि आप हमें किसी मुसीबत में ना फंसा दो। माफ़ कीजिएगा, हमने ये सोचकर हामी भर दी कि कहीं आप किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। अब आप बताइए, आप हमें कैसे जानते हो। राजकुमारी कहने लगी, अच्छा जी, खुद के बचाव में झूठ बोले हो। राजकुमार कहने लगा, अरे नहीं राजकुमारी जी। राजकुमारी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। राजकुमार कहने लगा, परंतु सुनिए तो। राजकुमारी अभी भी राजकुमार को सच नहीं बताती है, लेकिन वह बहुत खुश है आज अपने सपनों के राजकुमार को अपने साथ देखकर। राजकुमार बड़े सोच में रहता है कि आखिर राजकुमारी ने झूठ क्यों बोला, वो हमें पहले से कैसे जानती है, क्या पता क्या सोचकर उन्होंने ऐसा बोला है। और सोचते हुए कक्ष से बाहर आ जाते हैं। राजकुमारी के साथ सैर पर निकल जाते हैं। राजकुमार ने बहुत बार राजकुमारी से इस बारे में पूछा, परंतु राजकुमारी बहाने से टाल देती है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, दोनों साथ रहते, घूमते, मस्ती करते और आपस में घुल मिल गए। राजकुमारी तो पहले ही इश्क के समंदर में उतरी हुई थी, लेकिन राजकुमार अभी उतरने के इच्छुक थे। उनको राजकुमारी का भोलापन, मासूमियत, आकर्षक मुस्कान भा गई। ख्याल तो आने शुरू हो गए, ना राजकुमारी अभिभूत को देखे बिना रहती और ना ही राजकुमार अभिभूत रह पाते। प्रेम की हलचल बढ़ गई। पहली बार राजा राजकुमारी आम्रपाली को इतना खुश देख रहे थे और इसकी वजह राजकुमार ही थे। खूब दिन हो गए राजकुमार को यहाँ आए हुए, तो अब जाना भी था। पूरे 10 दिन बाद कल जाने का समय था। उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी दोनों भी जाने के नाम से बहुत उदास थे। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था दोनों को। राजकुमार राजकुमारी पे कोई रोक टोक नहीं थी। एक साथ घूमने फिरने में
दोनों एक साथ घंटों बातें करते। अब क्या करेंगे दोनों? राजकुमार अब राजकुमारी से पूछता है, अब बताइए राजकुमारी जी, आपने झूठ क्यों कहा? राजकुमारी कहने लगी, आप भरोसा नहीं करेंगे हमारा। राजकुमार ने कहा, बताओ तो सही। तो राजकुमारी कहने लगी, तो सुनिए। ये कहते हुए उसने अपने जन्म से लेकर सपने वाली पूरी बात बता दी। राजकुमार राजकुमारी को आश्चर्य से देख रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजकुमारी शायद कुछ छुपा रही है। राजकुमारी, मुझे पता है आप विश्वास नहीं करोगे। तो राजकुमार ने कहा कि ऐसा नहीं है राजकुमारी। तो राजकुमारी ने कहा, तो कैसा है? राजकुमार ने कहा, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। और वहाँ से उठकर अपने कक्ष की ओर आ गए। राजकुमारी राजकुमार के इस व्यवहार से काफ़ी दुखी हुई। अब उसकी आशा टूट गई कि राजकुमार मुझ पे भरोसा नहीं करते और ना ही कभी मेरे हो पाएंगे। रात भर यही सोचती रही राजकुमारी। सुबह हुई और राजकुमार के जाने का समय आ गया। राजकुमारी आशा से राजकुमार की तरफ देख रही थी, परंतु राजकुमार कुछ नहीं बोले। क्या इस बार भी राजकुमार और राजकुमारी एक नहीं हो पाएंगे? क्योंकि राजकुमार क्यों इस तरह का व्यवहार कर रहा था राजकुमारी के साथ? क्योंकि जब से राजकुमारी ने अपने सपने वाली बात राजकुमार को बताई थी, राजकुमार का तो रूख ही बदल गया। राजकुमार अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर गया। उसके मस्तिष्क में अभी भी वह बातें घूम रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना देखे किसी को उसके सपने में कैसे आ सकता है। राजकुमार अपनी सीमा में प्रवेश कर गया। कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था उसे। वह नदी किनारे चलता जा रहा था। यह वही नदी है जहाँ आखिरी बार राजकुमार और राजकुमारी मिले थे। आज राजकुमार को वह एक अजीब सा एहसास होता है। यह सोचकर हैरान हो जाता है कि जहाँ रोज़ उसे सुकून मिलता था, आज वहाँ इस जगह पर उसे बेचैनी क्यों हो रही है। क्या वाकई राजकुमारी का सपना सच है? राजकुमार यह सोचते हुए महल की ओर चल देता है। महल पहुंचकर न राजा से और न ही रानी से कोई बात नहीं करता, सीधा अपने कक्ष में चला जाता है। राजा रानी यह देखकर सोच में पड़ जाते हैं। राजा कहते हैं, थक कर आए हैं क्या, इसलिए अपने कक्ष में चले गए हैं? आप चिंता ना करो, शाम हो जाती है। राजकुमार अब भी किसी से कुछ नहीं बोलता और सोचता ही रहता है। हाँ, राजकुमारी बिना उसे सब सूना सूना लग रहा था। वह वैसे ही राजकुमारी के साथ बिताए उन दिनों को याद करते रहता है। तभी एक दासी आती है और राजकुमार से कहती है, राजकुमार, रात्रि के भोजन के लिए आपको बुलाया जा रहा है, महाराज का आदेश है। वह उठकर चल देता है भोजन के लिए। राजकुमार को देखकर राजा कहते हैं, आइए अभिभूत, कैसा लगा आपको उनका राज्य? राजकुमार ने कहा, सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पर। राजा ने कहा, आप इतने उदास क्यों हैं? वहाँ कुछ बात तो नहीं हो गई? राजकुमार ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। राजा ने तो कहा, तो फिर क्या हुआ? राजकुमार ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। राजा कहने लगे, आप राजपूत हैं, इतने में ही थक गए? रानी बात काटते हुए कहती है, क्या महाराज, आप भी आते ही दरोगा के जैसे सवाल जवाब करने लगे हो? आप खाना खाइए राजकुमार। सब लोग जोर जोर से हंस लेते हैं, परंतु राजकुमार वो ही उदासी लिए बैठा था। सबके भोजन के पश्चात अपने अपने कक्ष में सब चले गए। राजकुमार बाहर टहलने निकल गया और देर रात्रि महल में लौटा तो उन्हें महल में पहली बार कुछ एहसास होता है जैसे किसी ने लती का नाम पुकारा हो। तब वह राजकुमार मन ही मन कहता है, ये मेरा वहम है। वह शीघ्र ही अपने कक्ष में चला गया। जब पिछले जन्म की दास्तान स्वप्न में होने लगती है तो उस रात राजकुमार अजीब स्वप्न देखता है। चारों ओर रोते बिलखते लोग, सामने सफ़ेद चादर में लिपटा शरीर। राजकुमार हड़बड़ाकर उठता है। क्या था यह? पहले तो कभी ऐसा सपना नहीं आया। राजकुमार पसीना पसीना हो जाता है और उठकर पानी पीता है और अपने सपने के बारे में सोचने लगता है और पता नहीं कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अब ऐसे ही रोज़ रात को राजकुमार इन सपनों से परेशान हो गया। एक दिन, 2 दिन, ऐसे ही पूरे 6 दिन बीत गए। आज 7वां दिन था। राजकुमार सो रहा था। अचानक जो हुआ, राजकुमार उठकर खड़ा हो गया। राजकुमार के पैर कांपने लगे क्योंकि राजकुमार को अब सपनों में अधूरी सी कहानियाँ दिखने लगीं। पूरे 6-7 दिन
जो देखकर राजकुमार एकदम से उठ खड़ा हुआ। राजकुमार उठने से पहले ज़ोर ज़ोर से लती का नाम लेकर चिल्ला उठता। उसे वो साफ दिखाई देता कि पिछले जन्म में दोनों एक दूसरे के साथ थे। राजकुमार और राजकुमारी लतिका का चेहरा साफ नजर आता। वह बहुत ही आश्चर्य से उस सपने को याद करता और ठीक उसी तरह का सपना था जैसा राजकुमारी आम्रपाली ने बताया था। राजकुमार को बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसे राजकुमारी पे भरोसा नहीं करके राजकुमार को अपनी अधूरी कहानी याद आने लगी थी। वह अब राजकुमारी से मिलने के लिए अपने आप को बेताब कर रहा था। राजकुमार अपना पुराना प्रेम याद करके बहुत खुश हुआ। वह तो सब लम्हे याद करता है जो लतिका के साथ बिताए थे। लतिका के साथ बचपन में खेलना, उसको शस्त्र चलाना सिखाना, नदी किनारे घंटों बैठकर बातें करना, सब राजकुमार को याद आ गया। राजकुमार के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। सब याद करते हुए राजकुमार को राजकुमारी की वो तस्वीर भी याद आ गई जिसके सामने बैठकर वो रोया था। राजकुमार का मन बहुत विचलित हो गया। अपने ही पिता के कारण लतिका से अलग होने वाली बात को याद करके राजकुमार टूट सा गया। वह पिछली बातें याद कर रोने लग जाता। रोने की आवाज़ सुनकर राजा रानी राजकुमार के कक्ष में आ गए। राजकुमार को रोता देखकर वो बड़े हैरान थे, बड़े सोच में पड़ गए कि क्या हुआ राजकुमार, सब ठीक तो है ना। राजा रानी एक साथ बोल पड़े। राजकुमार कहने लगा, पिताजी लतिका। राजा कहने लगे, कौन लतिका। राजकुमार कहने लगा, जो अपने राज्य में रहती थी लतिका। राजा रानी, कौन लतिका फिर कहते हैं। राजकुमार होश में आइए, क्या हुआ है, कुछ तो बताइए। राजकुमार थोड़ा चुप होते हुए सब बताते हैं। पिताजी, आप फिर से हमें अलग कर दोगे क्या। राजा कहने लगा, ये क्या बोल रहे हो आप राजकुमार, कुछ तो बताइए, ऐसा क्या बोल रहे हो, किसको अलग करने की बात कर रहे हो। रानी कहने लगी, राजकुमार को पानी दो और थोड़ा आराम करने को बोलती है, लेकिन राजकुमार बार बार वही सब बोल कर रोने लगा। रानी राजकुमार को गले लगाते हुए बोलती है, आप शांत हो जाइए राजकुमार, सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब सही हो जाता है। राजकुमार थोड़े समय बाद अपने आप को शांत करते हुए रानी से पूछता है, माँ, पिताजी ने मुझे और लतिका को क्यों अलग किया। रानी कहने लगी, ये लतिका कौन है। यह पूछने के बाद राजकुमार को होश आता है और तब वो समझ पाता है कि यह तो उसका दूसरा जन्म है। वह अपने आप को संभाल कर सपने वाली पूरी बात अपने माता पिता को बताता है और आम्रपाली के बारे में भी बताता है। रानी भी यह सब सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर राजकुमार रानी को वे सब बातें बताते हैं जो राज्य महल में सब जो उसने महसूस किया। रानी बहुत ध्यान से राजकुमार की बातें सुनती है और कहती है, आप फिक्र मत करो राजकुमार, इस बार आपको कोई अलग नहीं करेगा। रानी राजा के पास जाकर सब कुछ बता देती है। राजा राजकुमार को बुलाकर सब पूछते हैं और बड़े ध्यान से सुनते भी हैं और बिना देर किए आम्रपाली के राज्य में फरमान भेज देते हैं। फरमान को देखकर आम्रपाली और उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। पूरा महल खुशियों से झूम उठता है। राजा राजकुमार का तिलक लेकर उसके राज्य में चले जाते हैं। सबके चेहरों पे मुस्कान आ जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद अंत में राजकुमार यक्षेश और आम्रपाली एक बंधन में बंध जाते हैं। दोनों के महलों में खुशियों की बहार आ गई और छोटी चिड़िया मतलब जो ज्योतिषी थी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। इस तरह राजकुमारी लतिका और राजकुमार की अधूरी प्रेम कहानी को पूर्ण अंजाम मिला। छोटी चिड़िया ने अपनी जिम्मेदारी खूब बाखूबी से निभाई और राजकुमार राजकुमारी की अधूरी प्रेम कहानी को पूर्ण करके दोनों को एक कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।